हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फॉर ग्रोथ। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी वही चाइल्ड साइकोलॉजी की सीरीज़ 4। जो अगर आपने मेरी सीरीज़ 1, 2, 3 नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से सीरीज़ 1, 2, 3 देख सकते हैं। और ये जो सीरीज़ है ये यूपी टेट और सीटेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो ये एग्ज़ाम टेट और सीटेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी सीरीज़ में। सीरीज़ 4 स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कोई डेफिनीशन है, देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक निर्माण की आधारशिला है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए स्किनर का, ऑप्शन बी गैरेट का, ऑप्शन सी वुडवर्थ का, ऑप्शन डी क्रो एंड क्रो का। तो जो ये डेफिनीशन है ये इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए स्किनर का। स्किनर की ही डेफिनेशन है। इन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक निर्माण की आधारशिला है। इनकी एक और फेमस डेफिनेशन है। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान पे ही कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से ही संबंधित होती है। और इन्होंने जो शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में अपना काफ़ी योगदान भी दिया। और ये जो स्किनर हैं ये व्यवहारवादी भी माने जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए अंतःक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी अंतः संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन डी एकीकरण का सिद्धांत। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा कि जो विकास, ये स्टेटमेंट भी हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काफ़ी बार पढ़ा है। और ये कुछ हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कुछ सिद्धांत हैं वृद्धि विकास के। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है निरंतरता का सिद्धांत। ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का सिद्धांत माना जाता है, क्योंकि जो हमारा विकास है वो कभी रुकता नहीं है। वो हमारा जब तक हमारा जीवन है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया मानी जाती है। और हम अपनी हर स्टेज में कुछ ना कुछ हम नया नया सीखते रहते हैं। तो ये कोई विकास जो है हमारा कोई रुकता नहीं है, ये निरंतर चलता रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मानव जाति में विकास होता है। ऑप्शन देखते हैं, बाल्यावस्था के अंत तक, ऑप्शन बी किशोरावस्था के अंत तक, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था के अंत तक, ऑप्शन डी जीवन पर्यंत। तो मेरे ख्याल से आप सभी को इसका आंसर पता चल गया होगा, क्योंकि इससे पहले ही क्वेश्चन में मैंने अभी डिस्कशन किया कि जो हमारा विकास है वो हमेशा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका ऑप्शन डी एकदम सही ऑप्शन है कि जो हमारा मानव विकास होता है वो हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। और वो कभी तेज चलता है, कभी धीरे चलता है, बट इसकी कंटिन्यूटी जो होती है कभी रुकती नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव विकास जिन 2 कारकों पर निर्भर करता है। मानव का जो विकास है वो ऐसे कौन से कारक हैं जिन पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जैविक तथा आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक, जैविक और सामाजिक और राजनीतिक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जैविक और सामाजिक, क्योंकि जैविक और आर्थिक इसका सही ऑप्शन है नहीं। सामाजिक और आर्थिक से भी कोई कारक हमारा निर्भर नहीं करता हमारा विकास, और सामाजिक और राजनीतिक भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी एकदम सही ऑप्शन है, जैविक और सामाजिक। और पर्यावरण भी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ऑप्शन देखते हैं, हमारा विकास कौन सी स्टेज पे काफ़ी हमारी जो इंटेलिजेंस बुद्धि है उसका विकास होता है। तो देखते हैं। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। तो जो विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ें मेंशन है, बट मेरे ख्याल से इसका सही मतलब सही सबसे ज़्यादा सही जो माना जाता है उत्तर वो है किशोरावस्था।
क्योंकि आप कहीं नोट भी कर सकते हैं चार्ट के फॉर्म में कि जो शैशवावस्था होता है उसमें हमारे जो शारीरिक विकास होता है शैशवावस्था में। बाल्यावस्था में हमारा मानसिक विकास होता है। तो मानसिक विकास में हम बुद्धि विकास को नहीं इतना ज़्यादा वो करते हैं, क्योंकि उसमें तर्क शक्ति का भी विकास होता है। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था स्टेज आती है जहाँ हमारा सबसे ज़्यादा हमारा जो माइंड डेवलपमेंट होता है वो होता है, बुद्धि का विकास होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, NCERT ने आपको क्लियर दिख रहा होगा, सूक्ष्म शिक्षण के लिए समय माना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 42 मिनट, ऑप्शन बी 20 मिनट, ऑप्शन सी है 36 मिनट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि NCERT ने जो डिवाइड की हैं टीचिंग में, जो टाइम्स डिवाइड किए हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है 36 मिनट। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये 36 मिनट हमारे कैसे काउंट होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो हमारा है शिक्षण सत्र। पहले हमारा शिक्षण सत्र आता है, शिक्षण सत्र वो हमारा होता है कुल 6 मिनट का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्रतिपुष्टि का, जो हमारी टीचिंग में कुछ कमी रह गई या कुछ प्रतिपुष्टि हम करते हैं, प्रतिपुष्टि वो भी हमारी 6 मिनट की काउंट होती है। उसके बाद हम बनाते हैं पुनर्योजना, वो हमारी होती है कुल 12 मिनट की। और उसके बाद फिर हमारे वही साइकिल चलती है, हम पुनर्शिक्षण करते हैं, पुनर्शिक्षण हमारा 6 मिनट का, 6 मिनट। और फिर हम पुनः प्रतिपुष्टि करते हैं, फिर हम करते हैं पुनः प्रतिपुष्टि, जो कि हमारी काउंट होती है एज इट इज़ 6 मिनट। तो आप ये टोटल हमारी जो पूरी साइकिल है ये हमारी टोटल होती है 36 मिनट। आप इसे नोट कर सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। तो 6 मिनट का शिक्षण सत्र, फिर 6 मिनट की प्रतिपुष्टि, फिर हम पुनः प्लानिंग बनाते हैं, हमारी जो कमियां रह जाती हैं तो 12 मिनट वो पुनर्शिक्षण करते हैं 6 मिनट का, फिर पुनः प्रतिपुष्टि होती है 6 मिनट की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, जेंडर क्या है, और ये हमारी इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। जेंडर एक क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है, या ऑप्शन डी एक जैविक निर्धारक है। तो गाइस ये यूपी टेट और सीटेट में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये एक जैविक निर्धारक है, क्योंकि यहाँ कोई बायोलॉजिकल उससे हम नहीं देखेंगे, इसको हम समझेंगे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्योंकि ये एक सामाजिक संरचना मानी गई है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। और क्यों है ज़रा आप समझिए इसे कि सामाजिक संरचना क्यों कहा गया। क्योंकि अगर आप जैविक के उससे देखेंगे तो जैविक में जो हमारी फीमेल चाइल्ड होती है वो काफ़ी, जो मेल कंपैरिजन करें तो वो जो बालक के अकॉर्डिंग, हमारी जो बालिका होती है उनका विकास, उनकी जो क्षमता होती है और उनकी प्रतिरोधक क्षमता जो बालकों के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हम अगर बायोलॉजी के हिसाब से माने तो हमारी जो फीमेल्स हैं उनको समाज में काफ़ी मतलब हमें प्रधान मानना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे पुरुष को प्रधान माना गया है। तो ये सब बनाया हुआ किसका है? ये सब हमारे समाज का ही बनाया हुआ है। तो जेंडर को हम ऑप्शन बी एकदम करेक्ट ऑप्शन है कि एक सामाजिक संरचना है। चलिए इसी के साथ हम यहीं पे अपना ये सीरीज़ एंड करते हैं,
और मिलेंगे अगली सीरीज़ में, सीरीज़ 5 में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर, और अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, और अपने कमेंट्स भी दें, पॉजिटिव कमेंट दें, या जो कुछ सजेशन देना है तो उसे भी दें। थैंक यू सो मच।